नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। मईशत पे आज बात होगी। दो बड़े अहम मेहमान हैं, लेकिन सर एक बहुत ही अहम वीडियो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान खुसूसी तौर पर कराची के अंदर मंशियात फरोशों ने मंशियात को हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूलों और अहम तरीन दर्जगाहों तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल मंशियात की रोज़ बरोज़ आदी हो रही है, जिससे ये मुआशरा तबाह किया जा रहा है। पूरी एक प्री प्लानिंग है। और इस मंशियात के ऊपर जो खुशी की बात है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस इदारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि ये जो मंशियात का कारोबार है इसको ख़त्म किया जाए, बल्कि सिर्फ ख़त्म ना किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। इसकी एक वीडियो देखते हैं, फिर अपने अहम इशू पे आते हैं, अपने मेहमानों से बात करते हैं। ये 2 मिनट की एक वीडियो है, ज़रूर देखिए। हंसते मुस्कुराते जिंदगी की बहारों से लुत्फानंदोज होते, कामयाबी की मंजिलें उबूर करते, नए रिश्ते अपनाते हुए जब कहीं जिंदगी में कोई दरार पड़ जाती है या कोई कामयाबी नाकामी में बदल रही होती है तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इस मायूसी, नाकामी या गम से फरार के लिए पनाह तलाश की जाती है नशे की। नशे की आदत और मोहलिक ड्रग्स एक ऐसा इफरियत है जिसने लातादाद खानदानों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी है। मंशियात के आदी अफराद की अपनी जात और उसकी जिंदगी के साथ साथ उसका पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। हमने मुख्तलिफ किस्म की मंशियात इस्तेमाल करने वालों से हालात मालूम किए तो पता चला कि कई खानदानों के चश्मो चराग इस लानत का शिकार हो चुके हैं। नशे को बतौर फैशन और बतौर एडवेंचर शुरू करने वाले फहद का कहना है कि दोस्तों को खुश करने और यारों की महफिल को गरमाते, पार्टियों को एंटरटेन करते हुए मैं मंशियात का आदी कैसे बना। सिगरेट पहले पीना शुरू की, फिर उस सिगरेट के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ दूसरी नई नई चीज़ों को मुतारिफ होती रही, सामने आती रही और उनका इस्तेमाल करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरीके से बुरी हालत में आ गया कि जो शहर के सबसे ज़्यादा खतरनाक नशे उनका जो है वो ना सिर्फ आदी बन गया बल्कि एक नशे का मरीज बन गया। नशे की पहली सीढ़ी सिगरेट नोशी और गुटखाबाजी होती है। ये मंशियात का गेटवे होता है। फिर एडवेंचर नौजवानों को हीरोइन, कोकेन, आइस, शराब और चर्स तक ले जाता है। यूं ये सुस्त रफ्तार जहर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म को खोखला और उम्र को कम करता जाता है। फिर वही वक्त गुजारी और तफरी सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। वही खुबरू नौजवान, वही शाम महफिल बनकर रहने वाला अपनी मंजिल खोटी कर लेता है। फिर इसका ठिकाना वीराने और खंडर बन रहे होते हैं। अपने खानदान की कई उम्मीदों का चिराग उनके लिए दुख और अजियत का बाइस बन जाता है। नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आदाद व शुमार हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर हम अपनी नस्लों को तबाही से बचाना चाहते हैं तो मंशियात की इस लानत को खत्म करने के लिए संजीदगी से सोचना होगा। आइए सब मिलकर पाकिस्तान को मंशियात से पाक सरजमीन बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें इस दफ़ा जो मेरी इत्तलात है कि सिंध हुकूमत और आपके जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें रेंजर्स शामिल है, पुलिस शामिल है, और इसमें इंटेलिजेंस इदारे अब शामिल हो गए हैं कि इस लानत को जड़ से उखाड़ दें। तो हम सब की दुआएं हैं और पूरा जो सिंध है उसकी आवाम का फ़र्ज़ है कि इस सिलसिले में वो हर तरीक़े से इन इदारों की साथ खड़े हों। आइए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत हैं, बहुत बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हैं, सनतकार हैं, साबिक सदर FPCCI हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हजरात से हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी र्यूमर्स है, बहुत सी क़यास आराई है, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स रही, अभी
मिफ्ता इस्माइल आए थे, फिर इसाक डार साहब आए हैं, डॉलर्स की पोजीशन है, स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन है, आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, आपके बिज़नेस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या हम ये प्रोपेगेंडा है और एक सियासी अदम के इस्तेहकाम के ज़रिए मुसलसल पाकिस्तान को जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा रहा है और इस सिलसिले में सलूशन क्या है। जी डॉक्टर शाहिद हसन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ कि मौजूदा मुआशी हालात के ऊपर आप बताइए हम कहाँ खड़े हैं। बहुत से र्यूमर्स हैं और इसमें हुकूमती इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? आपका पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मैंने 1 दर्जन मरतबा से ज़ायद कहा है कि 2022 तो क्या 2023 में भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो जो लोग अपने सियासी मुफादात के लिए हुसूल के लिए पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे ख्याल से अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं आपसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि आप ये देखिए कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं चंद एक एक जुमले में आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कुछ, उन्होंने IMF को तहरीरी तो यकीन दहानी कराई है तहरीरी तौर पर कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। नंबर 1, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाये की है 9 दिसंबर 2022 को। उसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का ये बयान है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब ने हमारे 3 अरब डॉलर के जो डिपॉजिट थे स्टेट बैंक में उनकी तौसी कर दी थी। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी मदद करेंगे। इसका मतलब ये है कि चंद अरब डॉलर वो हमें देंगे। एक दूसरा ये था कि हमारा जो चीन है वो पुरज़्म है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। और चीन का एक बैंक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने अभी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान को $500 मिलियन का कर्जा दिया है। तो जब ये जो कर्जा दे रहे हैं कोई नुमाइश के लिए तो नहीं दे रहे, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हमारा इरादा क्या है। फिर आप ये देखिए कि जिस वक्त 5 दिसंबर से पहले पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में एक साजिश हुई, शोर मचाया गया कि 5 दिसंबर को जो 1 अरब डॉलर पाकिस्तान ने बॉन्ड का अदा करना है वो पाकिस्तान अदा नहीं करेगा। हमारे सियासतदानों ने भी सब ने कहा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त अदायगी कर दी। 1 अरब डॉलर की दुनिया के सामने आ गया हमारी चीज़। लेकिन जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी 9 दिसंबर को पूरी तफसील बताई है कि 30 जो है जून 2023 तक हमने कितनी अदायगियाँ करनी और हमारे क्या वसाइल हैं। लेकिन मैं उससे हट के मैं आवाम को समझाने के लिए, उनके इल्म के लिए, तवज्जो के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल हमारी बरामदात जो हैं वो 31 अरब डॉलर रहती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी रेमिटेंसेस 29 अरब डॉलर की रहती हैं, तो ये हो गया 60 अरब डॉलर, 60 बिलियन डॉलर्स। अभी हमारे 5 महीने में 26 अरब डॉलर का इम्पोर्ट हुआ है, यानी एक पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 अरब डॉलर का होगा। तो ये इंतज़ाम तो हमारी बरामदात और रेमिटेंस से हो गया। अब रह गई बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी, तो उसमें हमें कोई जो है, मेरा अपना ख्याल ये था कि 28 अरब डॉलर 28% की हमें अपनी करनी थी, इंतज़ामात करना था, नए कर्ज़े और रीशेड्यूलिंग जो भी करनी थी। कुछ की हो चुकी है, कुछ की होने वाली है। इसका बड़ा हिस्सा चीन का है जो कि बिल्कुल पुरज़्म है, सारी दुनिया को पता है कि वो उनकी रीशेड्यूलिंग कर देगा। तो मुझे ये बताया जाए कि इन आदाद और शुमार की रोशनी में ये कहाँ नज़र आ रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। आखिरी बात आपको बता दूं, हमारे एक शौकत तरीन साहब हैं जो 2 दफ़े वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। अब ज़ुबैर तफ़ैल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि शौकत तरीन ने यह कहा कि पाकिस्तान को 97 बिलियन डॉलर जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल कराना चाहिए। यानी दुनिया को वो ये मैसेज दे रहे हैं कि इससे कम में पाकिस्तान का गुजारा नहीं। 2 दफ़े वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि IMF के कर्जे रीशेड्यूल नहीं हुआ करते, कानूनन नहीं हुआ करते। हमारे जो सुकूक बॉन्ड्स हैं वो कानूनन रीशेड्यूल हो ही नहीं सकते। तीसरी बात ये थी कि पेरिस क्लब जिसके हमारे ऊपर कर्जे हैं वो पहले ही 38 साल के लिए रीशेड्यूल हो चुके हैं।
तो अब तो हमें 28% का तकरीबन रीशेड्यूलिंग कराना थी, जिनमें से कुछ की हो चुकी है, बाकी की हो जाएगी। तो ये $97 बिलियन की बात करके दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं? एक तो ये एंगल हो गया इकोनॉमिक। दूसरा ये कि आजकल पाकिस्तान को जो सिचुएशन है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, दुनिया में कसाद बाजारी है, अफगानिस्तान के मामलात में अमेरिका को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाए? ये अमकाना बात है। दूसरी बात, ये चीन जिसके पास $3,000 अरब के रिजर्व्स हैं, वो $1,000 अरब दुनिया भर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो क्या वो जो है पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने देगा? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, IMF कूद पड़ेंगे जी, ये तो सीपेक की वजह से हुआ है, तो वो अपने $1,000 अरब का जो उनका प्लान है उसको तबाह करा लेंगे। तो ये लोग इस बात को जानते बूझते हुए अगर ये साजिश कर रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, हालांकि इनको पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये करने का साफ मतलब है कि सियासी मफादात के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को गिराने के लिए, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ये बातें की जाती हैं, बार बार की जाती हैं, सुबह शाम की जाती हैं। इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल है पिछले एक हफ्ते में कई मरतबा कह चुके हैं। तो इस साजिश को कौम को नाकाम बनाना होगा पाकिस्तान की खातिर, इसकी मजम्मत करनी होगी। और ऐसा तो मेरे ख्याल से इस बात पर तो एहतसाब भी होना चाहिए, कौमी सलामती कौंसिल को, सलामती कमेटी को नोटिस लेना चाहिए, भाई आप चाहते क्या हैं, कहाँ डिफॉल्ट कर रहा है, जरा समझा तो दें, यादत शुमार को जरा चैलेंज कर तो दें। तो फिर नहीं होगा तो फिर क्यों शोर कर रहे हैं जनाब? बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और वाकई ये प्रोपेगेंडा है जिससे कौमी सलामती को, मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके खिलाफ रियासत और हुकूमत क्या एहतसाबी कर रही है। सर, एक चीज़ और हुई थी जो मैंने भी पढ़ा था, आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं, कि ये जो कलेक्शन टैक्स है, ये मैंने सुना है कि जी इन टारगेट अगर 537 अरब पॉइंट कोई था, तो तकरीबन 538.4 अरब कलेक्शन हुई है एक महीने, और 5 महीने में तकरीबन 2,688, जो कि टारगेट से तकरीबन कोई टारगेट था 2,600 कोई 87 या समथिंग। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए डॉक्टर दानिश साहब, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल से दोचार है, बहुत खतरात से दोचार है। और अगर मैं आपको किसी वक्त टाइम होगा इस प्रोग्राम में तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी बुनियाद डाली गई थी 28 फरवरी 2022 को, जब इमरान खान साहब ने तहरीरी मुआहदा तोड़ा IMF से। IMF की रिपोर्ट निकाल लीजिए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लीजिए, वो ये कहते हैं कि जब मईशत तबाही की तरफ थी इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए ये जो तोड़ा था मुआहदा, IMF भी कह रहा है, स्टेट बैंक भी कह रहा है, इसके जो तबाहकुन असरात हैं ये जून 2023 और उसके बाद तक चलेंगे। एक तो ये बात है। पहले आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट, मैं ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने पुरस्कार तौर पर जब IMF से मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे तो मुज़ाकराती टीम को अचानक तब्दील कर दिया, और स्टेट बैंक के गवर्नर को भी तब्दील कर दिया जो मुज़ाकराती टीम के नंबर है। मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान में किसी ने जुबैर तुफैल, उनका नाम सुना था, सॉरी माफ कीजिएगा, डॉक्टर रजा बाकर का नाम सुना था, किसने उनको बताया था, किसने उनको हुक्म दिया था कि इनको ले आए? और उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई कि ताकतवर तबकों को नवाजा, मईशत को तबाह किया। आज जो तबाही बर्बादी है उसका बड़ी हद तक फैसला रजा बाकर की जो है पॉलिसियों पे है, वजारत खजाना की पॉलिसियों पर है। तो वो जो तबाही आई उसमें इस वक्त जो चीजें हैं वो बहुत संगीन है। खाली हमारा जो मसला है एक्सटर्नल डेट्स का है, टैक्सों में इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ 1700 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाए गए IMF के कहने पर। तो मैं मानता हूं मईशत को मुश्किलात हैं, मईशत को चैलेंजेस हैं, और इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो खतरात हैं मैं तो उसकी बात करना चाह रहा हूं, और इन खतरात से कैसे निकालेंगे वो मैं आगे चल के आपसे मालूम करता हूं कि जो खतरात हैं उसका सलूशन क्या है, किस तरह निकल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम को भी, और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुकूमत में जिनको इनकी आगाही नहीं है और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं
क्या सूरत हाल है आज। मेरा ख्याल है बड़ी तफसील से आपने उसकी बात की है। अब मैं अपने दूसरे मेहमान ज़ुबैर तुफ़ैल साहब की तरफ आता हूँ। साबिक़ सदर FPCI हैं, सनतकार भी हैं, ज़ाहिर है मईशत को बहुत करीब से देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को भी देखते हैं। क्या कहेंगे सर, इस वक्त मौजूदा हालात में मईशत कहाँ खड़ी है, क्या देख रहे हैं? आया ये जो डिफ़ॉल्ट की बात की जा रही है उसमें कहाँ तक सदाकत है, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट की बात है तो मैं उससे कतई एग्री नहीं करता हूँ, और जो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा है मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि ना कोई डिफ़ॉल्ट की आज ऐसी बात नज़र आती है, ना आइंदा साल में नज़र आती है। हमारी मईशत तो कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको बैठ कर ना हल किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट और रिमिटेंस है मिला के तकरीबन 60 अरब डॉलर की है, और इम्पोर्ट भी लगभग इसी के करीब है। तो इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला जहाँ आएगा वो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी का है, जिसके लिए ऑलरेडी हुकूमत कोशिश कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये कर्ज़ों की अदायगी भी होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 5 दिसंबर को एक सुकूक बॉन्ड की पेमेंट थी तकरीबन 1 अरब डॉलर की, और उसके बारे में जो हुकूमत के मुखालफिन थे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी ये आप अदायगी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा 5 तारीख को जो अदायगी होनी थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने 3 तारीख को अदा कर दी, क्योंकि आगे सैटरडे संडे था, तो उन्होंने वक्त से 2 दिन पहले अदा कर दी। और बाकी ये है कि इसमें इस वक्त जो सियासी मुखालफिन हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हुकूमत और रियासत दोनों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, हाँ ये ज़रूर है कुछ इक्तिसादी मुश्किलात हैं, ये इक्तिसादी मुश्किलात जो हैं मुल्क के लोग बैठ के आपस में इसको हल कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया। दूसरा जो अभी इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील अहमद साहब, मैं इनको अरसा 20 साल से जानता हूँ। ये बड़े मेहनत करने वाले आदमी हैं और समझदार भी हैं, तो ये यकीनन अपनी टीम के साथ जो भी हालात हैं इनको काबू पा लेंगे। मसला ये है कि जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं वो बंद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो खाने पीने की अशिया पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो बाहर से दरामद नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जनाब शहद भी बाहर से आ रहा है, मक्खन भी बाहर से आ रहा है, और पनीर भी, सारी चीज़ें, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहते हैं पाकिस्तानी चीज़ें खाएं। क्या ज़रूरत है कि गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट की जाए? इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए कि ये इंपोर्ट बंद की जाए, और हम लोग सब पाकिस्तानी मिल के कोशिश करें कि जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है वो पाकिस्तान से ख़रीदी जाए, बाहर से ना मंगवाई जाए, उसको इनकरेज ना किया जाए। बाकी और जितने भी मसाइल हैं, देखें हम बिज़नेस, मैं चाहूँगा कि सनतकार जो है वो भी कोशिश करे कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए। मौजूदा हालात में अगर वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उसकी वजह से चंद बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो भी मामलात हैं वो हल पजीर हैं, हम सब मिल के सर जोड़ के बैठें, अखराजात जो है उसको काबू में रखें, तो इंशाअल्लाह ये तमाम मुश्किलात जो है जल्द दूर हो जाएंगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है डॉलर एक बहुत मेजर फैक्टर है, और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने 2123 पे डॉलर उठाया था और वो आपके ले गए थे 190 पे, और उसके बाद ज़ाहिर है ये हुकूमत आई और फिर ये बड़ी तेज़ी से डॉलर ऊपर गया, और उसके बाद अब आके कर्टेल हुआ है 222-223 पे। इसहाक डार साहब कहते हैं मैं इसको इंशाल्लाह 200 तक नीचे ले आऊँगा। तो इसके ऊपर क्यों इतना तेज़ी से डॉलर ऊपर गया? ख़ुद इमरान खान के दौर में मसलन 123 से बहुत ज़्यादा चला गया। मेरे पास तो फिगर है कि आपके जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो 65-70 तक ले गए थे, फिर 95 तक आपके भुट्टो जुल्फ़िकार, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, फिर ये 112 पे ले गए, फिर नीचे आया, फिर केयर टेकर हुआ, फिर वो 123 पे। तो ज़्यादा नहीं बढ़ा था, इमरान खान के दौर में बहुत बड़ा है। अब इस डॉलर को किस तरह कटे, क्योंकि डॉलर गिरेगा
डॉलर बढ़ेगा तो जाहिर है कर्ज वर्ज सब ये, और उसका असर डेफिनेटली पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पे, दूसरी चीज़ों पे भी आता है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि आप सही फरमा रहे हैं कि डॉलर जो है, रुपये की पैरिटी जो है डॉलर के अगेंस्ट पिछले दिनों में काफ़ी उसमें फ्लक्चुएशन रही, और गुज़िश्ता हुकूमत के टाइम में 190 रुपये तक का डॉलर रहा, लेकिन उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई तो सडनली जो है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुई हैं और वो 250 रुपये तक गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ 220 पे आया, फिर आजकल 225 रुपये के करीब चल रहा है। इसमें मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें बाज़ बैंकों का भी रोल है। बैंकों ने भी जो है, जिस वक्त थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी तो बैंकों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डॉलर थे, जब वो खुद ख़रीदते थे तो 8-10 रुपये कम डॉलर पे ख़रीदते थे, और मुझे ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जी एक ही दिन में जब हमारी कोई एक्सपोर्ट की रेमिटेंस आई तो वो 236 रुपये का उन्होंने डॉलर बाई किया, और जिस वक्त हमने उसी दिन कहा कि हमने जो इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो रिटायर करने हैं, तो वो हमने 200 तकरीबन 45 रुपये का किया। 9 रुपये का डिफरेंस थोड़ी होता है। कभी बैंकिंग हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 9 रुपये का या 10 रुपये का एक्सचेंज रेट का डिफरेंस हो। इसमें बैंकों की भी गलती थी, और उसके बाद स्टेट बैंक ने उनको पेनल्टीज भी की हैं बैंकों को जो इन कामों में इन्वॉल्व थे, तो अब किसी हद तक उस पर काबू पाया गया है। लेकिन देखिए, इसका असल हल तो यही है कि आप गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को बंद करें या कम कर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक्सपोर्ट, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग लोकल कंपनीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो दिन रात कोशिश करें और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हमारी जो भी एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल बढ़ सकती हैं, उसमें ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर ही होगा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा जो दूसरा सेक्टर है नॉन टेक्सटाइल, उनका भी काम है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। थोड़ी थोड़ी भी जहाँ से सपोर्ट आएगी उससे ओवरऑल आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और फिर मेहमानों के पास वापस आता हूँ। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आपसे भी ये सवाल ज़रूर करूँगा। डॉलर्स जो क्राइसिस हुआ, डॉलर जो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और डॉलर्स की तेज़ी से बढ़ने में गलती कहाँ है, और क्या उसकी वजह से नुकसानात नहीं हो रहा है, और उसको किस तरह कर्टेल मज़ीद किया जाए? आपके पास क्या ऐसा सलूशन है? इसके साथ साथ हुकूमत को अब क्या कर, देखिए प्रोपेगेंडा तो होगा, ये अदम इस्तेहकाम सियासी होगा, इमरान खान मुसलसल और उनकी टीम कर रही है, अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, फिर दोबारा लॉन्ग मार्च और इस किस्म की क्राइसिस ला रही है। तो ये तो होगा, इसको तो आपने फेस करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी करेंसी को मजबूत करना है। मैं अभी पढ़ रहा था कि अमेरिका और जापान ने भी अपने कर्जे रिशेड्यूल जो है वो मंजूर कर लिया है कि वो भी रिशेड्यूल करेंगे। जी क्या कहते हैं सर? देखिए, हमारे ज़ुबैर तुफैल साहब ने अभी जो बातें की है रुपए की कदर के लिए, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। बिजनेस लीडर हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं। मैं चंद नुकात और बता दूँ। पहला, इस बात के शवाहिद हैं कि रुपए की कदर को दानिस्ता गिराया गया है, पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा गया है। देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा है। 28 फरवरी 2022 को 177 रुपए का डॉलर था, एक चीज़। उसके बाद से वो तेज़ी से गिरा, कोई 10 अरब डॉलर के तो आपके रिजर्व गिर गए। बुनियाद कैसे कब पड़ी थी तो फैल साहब को भी पता होगा ज़रूर, यकीनन। और जिस वक्त रज़ा बाकर साहब को लाया गया पुरस्कार अंदाज में, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई नहीं जानता था उनको, तो उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट रेट में जो कमी की थी मार्च से जून 2020 तक, इतनी गैर ज़रूरी दरामदात की गई जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। हुकूमत के आदाद शुमार 30 जून 2022 को इम्पोर्ट्स 80 अरब डॉलर, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट, 48 बिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा, जो कि पिछले साल से माली साल से कुछ 17 अरब डॉलर ज्यादा। तो ये जो अय्याशियां की गई, गैर जरूरी इंपोर्ट्स की गई, ये गिराया गया है। दूसरी बात ये थी कि स्टेट बैंक खामोश तमाशाई बना रहा। आज जो अभी बात हुई, स्टेट बैंक जो मीटिंगें कर रहा है, डाट साहब जो मीटिंगें कर रहे हैं, ठीक है, असरात नहीं आ रहे, कम से कम वो धमकियां दे के एक्शन तो ले रहे हैं। मनी चेंजर्स को बुलाया, एक्सचेंज कंपनीज को बुलाया, बैंकों को बुलाया,
क्या उस जमाने में मैं शोर कर रहा था कि रुपए की कदर को गिराया जा रहा है, स्टेट बैंक ने कोई मीटिंग की, खामोश तमाशाई बना रहा? तो क्या खेल एक था ये पाकिस्तान को रुपए को गिरा के मईशत को तबाह करना और अशराफिया को फायदा पहुंचाना? एक कामयाबी से ये अमल पूरा किया गया, इस बात के हैं। मेरा वही चार्जशीट है कि जरा स्टेट बैंक के गवर्नर जो थे और डिप्टी गवर्नर थे उनसे पूछा तो जाए कि आपने कोई मीटिंग की? ये सट्टेबाजी जो हो रही थी, स्मगलिंग भी हो रही थी अफगानिस्तान को, बैंक भी कर रहे थे, एक्सचेंज कंपनीज भी कर रहे थे, मुतवाजी मार्केट भी बन गई थी। अब हालात इतने आसान नहीं रहे हैं। जरूर आप कहें कि जो है, मैं आपको बता दूं कि एक और पैरेलल मार्केट वजूद में आ चुकी है जो 250 रुपए के रेट पर काम हो रहा है, 250, 224 ऑफिशियल है। तो ये जो काम हो रहा है, अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे रोका जाएगा? अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग हो रही है, गैर जरूरी इंपोर्ट्स जो है हो रही। तो इन चीज़ों को रोकना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना के डाल दी गई है, अब स्टेट बैंक और IMF का कहना यही है कि ये इतनी आसानी से ये ठीक इसलिए नहीं होगा कि अगर ये 28 फरवरी के बाद IMF का प्रोग्राम सस्पेंड नहीं होता, 900 मिलियन डॉलर की आपको किस्त मिल जाती, मैं लिख के देता हूं, आज आपका 190 रुपए का डॉलर होता। 190 रुपए, इससे ज्यादा जा नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद बहरान आया, उसके बाद सरमाए का फरार हुआ, उसके बाद दोस्त ममालिक ने मदद देनी से हाथ खींच लिया, हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सके और रिजर्व 9.7 अरब डॉलर के रिजर्व गिर गए। तो ये रुपए की कदर गिराई गई है अगर तहकीकात करके एक्शन नहीं लिया जाता। और यहां से शुरू करें कि ये अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, तो आपको तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। अब ये तो हो गया। तो अब मैं ये समझता हूं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी भी है। IMF ने हमारे गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, गर्दन के गिर्द। तो अगर पूरी कोशिश भी कर लें, वो 200 पर अब नहीं आने देंगे, मैं आपको बता दूं। इसलिए कि 250 का रेट है, जो है मुतवाजी पैरेलल मार्केट बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। या आप कभी सोचा कि कराची का जो रेट है, पेशावर का जो रेट है, अफगानिस्तान का जो रेट है, उसमें क्यों फर्क है? अफगानिस्तान से लोग आते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं जी मेरे पास जो है ना, जो है वो 50,000 डॉलर है जो नहीं होते, वापसी में हमारे से डॉलर ले जाते हैं। तो ये तमाशे को रोकना है, इसलिए आसान काम नहीं होगा। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी है, स्टेट बैंक के गवर्नर अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मुख्तारी जब दी गई थी, खुद मुख्तारी, और उससे पहले क्या हुआ था कि रजा बाकर साहब ने एक ड्राफ्ट बना के IMF को दे दिया था कि ये खुद मुख्तारी होगी। वो ड्राफ्ट हमारे आइन के खिलाफ था जो उनको IMF को दे दिया गया था। तो मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो तरीन ने तो कहा था इस केस को बंद कर दो। भाई आपने आइन के खिलाफ उनको दे दिया, हम फंस गए, इतनी खुद मुख्तारी दे दी जो नहीं देनी थी। तो अब कैसे आप काम चलाएंगे इस तरीके से? अब एक एक्शंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा गया है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया है, रुपए की कदर को गिराई गई है, और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा करके, हंगामा आराई करके, और ये करके आप ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जी यहाँ पैसे मत लगाओ, यहाँ तो खतरा है। तो इसको आपको, मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी की भी इजलास नहीं सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन सर एक्शन तो होगा, लेकिन सर दूसरी तरफ कुछ ऐसे आपको इक़दामात करने पड़ेंगे जिसमें आपको अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा। उसके हवाले से क्या सर, ये जो हम सुनते हैं कि जी डॉलर्स लोगों ने रोक लिया है, अगर उनको इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि वो सोर्स ना पूछा जाए तो डॉलर मार्केट में आ जाएगा। इसी तरीके से सुना है कि जी इस अफ़गानिस्तान से भर भर के डॉलर्स आए हुए हैं बैग में, वो फ्लोट नहीं होते हैं क्योंकि उनसे पूछा जाएगा। तो ये जो सूरत हाल हम सुनते हैं, और तीसरी तरफ ये कि जी यहाँ से डॉलर स्मगलिंग हो रही है, तो ये स्मगलिंग को रोकना, और ये जो मैंने चंद बातें की हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? क्या ये हुकूमत किस तरह इसको कंट्रोल करे? देखिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। IMF का प्रोग्राम आपका रुका हुआ है, अमेरिका ने मुआंदाना रवैया उनको इशारा दिया है कि इस मुल्क को नीचे तक ले जाना है, डूबने नहीं देना। इन हालात में ये करना कि जो एमनेस्टी दे दी जाएगी या दे सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा। जो सख्तियां हो सकती हैं थोड़ी वो करेंगे ज़रूर, लेकिन हमें इस बात को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि 30-31 अगस्त तक जब तक इस हुकूमत की मुद्दत है, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं हो सकती। पहला इस वक्त जो हमारे सामने हुकूमत के सामने काम है, वो ये काम है कि कर्जों को रीशेड्यूल करा के, नए कर्जे लेके, इंपोर्ट्स कम करके, तिजारती खसारा कम करके, रेमिटेंसेस बढ़ा के, बरामदात बढ़ाकर किसी तरीके से हम इस वक्त को गुजार लें
ताकि जैसे ही इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत है जो भी आएगी, इमरान खान साहब इस बात को यकीनी बना गए थे और मैंने उसी वक्त कहा था 2019 में कि अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी, फिर जाएंगे और हमें जो भी आएगा उसको जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद एक टाइम मिलेगा आपको कि इस दौरान में कोई अगर हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात करते हैं तवानाई के शोबे में और उसके बाद करते हैं टैक्सों के शोबे में और उसके बाद आप जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 11/4 को मनसूख करते हैं और ये इस्लाहात करते हैं बरामदात बढ़ाने की, शाहाना अखराजात को कम करने की, वो हो सकता है इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत। ये चंद महीने हैं, इसमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं हो सकती, हमें हकीकत पसंदाना काम करना है। डार साहब जो कुछ कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस दौरान में कोई बड़ी मुश्किल ना आए और महंगाई को कम अब करना मुमकिन नहीं होगा, जो मेरे ख्याल से जून तक हकीकत पसंदी से काम करें। अगर वो ये वक्त आसानी से गुजार लेते हैं और उसके बाद जो अगले बजट के लिए स्ट्रक्चर इस्लाहात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग मंशूर के मुताबिक कर लेते हैं, मैं गारंटी करने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल आएगा और हम बेहतरी की बड़ी बात कर दी सर, आपने बड़ी बात कर दी। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा। जनाब जुबैर तुफैल साहब, आपके पास एक चंद अहम सवाल चाहता हूँ, आगाही दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। अपना जुबैर तुफैल साहब, आपके पास क्या ऐसा सलूशन है जिसकी बुनियाद पे, क्या कहते हैं ना, आदम इस्तेहकाम भी होगा, प्रोपेगेंडा भी होगा, हुकूमत एहतसाबी हमल में इतनी जल्दी नहीं जा सकेगी। तो जो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने चीज़ें बताई हैं, आपके सामने भी कुछ सलूशन का पॉइंट होगा जो अगर मौजूदा हुकूमत उसको फॉलो करे तो किसी हद तक बेहतरी वो ला सकते हैं सर? देखिए, बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। उसमें चंद इकदामात मैं तजवीज़ करूंगा, वो ये हैं कि सबसे पहले गैर ज़रूरी जो दरामदात हैं इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए। और मैं नहीं कहता कि टोटली पाबंदी लगा दें, जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है, अवेलेबल है, उसको आप उसकी दरामद की इजाज़त जो है सस्पेंड कर दें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ताकि आपका ट्रेड बैलेंस जो है आइंदा जनवरी से लेकर जून तक मज़ीद ख़राब ना हो। और कोशिश की जाए कि जितनी चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो बाहर से, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए। आप सर, इससे स्मगलिंग में इजाफा नहीं होगा? इससे स्मगलिंग में इजाफा नहीं होगा? नहीं, आजकल देखिए स्मगलिंग इतनी आसान नहीं है। स्मगलिंग जो है काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा चुका है। स्मगलिंग के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है अफ़गानिस्तान से और दूसरा रास्ता है ईरान से। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, वो 90% बॉर्डर जो है उसके ऊपर फेंसेस लगे हैं और वहाँ पे आसानी से स्मगलिंग नहीं होगी। अब रहा मसला ईरान का, तो ईरान के ऊपर भी जो है मुख्तलिफ जगह पे फेंसिंग का काम शुरू हुआ है और ईरान से भी जो स्मगलिंग है वो इतनी आसान नहीं होगी। हमारे बॉर्डर की जो भी फोर्सेस हैं वो उसको देख रही हैं और मैं समझता हूँ कि आजकल स्मगलिंग पे काफ़ी हद तक जो है कमी आई हुई है और इसमें कोई इतना मुझे डर नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनको आप उनकी इम्पोर्ट्स को आप बंद करें और कोशिश की जाए कि कम से कम जो है इम्पोर्ट जो मुमकिन है उसकी इंपोर्ट कम की जाए, फिनिश गुड्स को ना आने दिया जाए। फिनिश गुड्स जो हैं उसके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी हो, या आप ऐसा कर दें कि आप देखें कि आपका कितना डिसबैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर और उसको कम से कम प्रोपोर्शनेटली उसकी इंपोर्ट आइंदा 6 महीने के लिए कर दें कि जी जो भी इंपोर्टर इंपोर्ट करता है उसने गुज़िश्ता साल में जितना इंपोर्ट किया है वो उसमें से 30% कम इंपोर्ट करेगा। जितना फर्स्ट 6 मंथ में इंपोर्ट किया है सेकंड 6 मंथ्स के अंदर कम से कम उसमें 30%, 35%, इवन 40% तक भी कमी हो सकती है। तो कमी की जाए तो ऑटोमेटिकली जो है आपका दरामद व बरामद का जो इम्बैलेंस है वो आसानी से काबू पाया जा सकता है। प्लस वैसे भी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अगर ये लोग इंपोर्ट करके चीज़ें लाएंगे भी तो आसानी से उसको मार्केट में बेच नहीं सकेंगे। अच्छा सर, ये जो आपने ट्रेड डेफिसिट के हवाले से कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो आम पाकिस्तानी हैं
उनके लिए क्या रिलीफ हुकूमत को देना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो उनकी सर ऐसी हैं जो जिसके ऊपर काफ़ी प्राइजेज़ हैं सर, वो चाहे वो गैस हो, बिजली हो, चाहे वो आपके पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, और आम खाने पीने की अशिया। हाँ देखिए, ये एक बड़ा तशवीशनाक बात ही है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, मैं 50,000 रुपये तक की भी आमदनी वाले के मज़दूर को कहूँगा कि वो बिल्कुल कम आमदनी वाला है। उसके लिए अगर एक मज़दूर है, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको 50,000 रुपये में भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि इनडायरेक्ट सब्सिडी कैसे दी जा सकती है। दूसरी बात, आपकी नॉलेज में है कि इस वक्त डॉलर का रेट जो है ओपन मार्केट में 25 रुपये ज़्यादा है। ऑफिशियल डॉलर जो है तकरीबन 225 रुपये का है और ओपन मार्केट में 250 रुपये से ज़्यादा का है। तो हुकूमत को चाहिए कि यही जो रेमिटेंस इस वक्त थोड़ी सी रेमिटेंस कम आ रही है, उसको काबू पाने का तरीका यही है कि जो होम रेमिटेंस है उसके ऊपर कम से कम 3-4 रुपये जो है उनको एक्स्ट्रा पे किए जाए, तो वो लोग फिर हुंडी हवाले की तरफ नहीं जाएंगे और बैंकिंग चैनल से ही पैसों को भेजेंगे। इसमें हुकूमत को कम से कम, मैं समझता हूँ 4 रुपये आज के हिसाब से या 5 रुपये आज के हिसाब से होम रेमिटेंस वाले को एक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाए कि जो आपके पैसे डॉलर में आते हैं, हुकूमत उसको 4 या 5 रुपये ज़्यादा देगी, उससे बेहतरी होगी। दूसरा ये कि देखिए, आज जो 30,000 रुपये कम से कम आमदनी है, इसके अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अब मैं तो अपने जहन से कह सकता हूँ, लेकिन इसमें हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को साथ बिठाए और वो उनके मशवरा करे कि किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है। इस वक्त भी दालें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इनके ऊपर क्या किया जा सकता है। अगरचे इन ख़ास तौर पे दालों में कोई ड्यूटी नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाना चाहिए। मैं ज़रा एक सवाल डॉक्टर शाहिद हसन से करूँगा, 1-1.5 मिनट मेरे पास है। शाहिद हसन साहब, 70 की काबीना है सर, 70 की काबीना, 1 साल की हुकूमत है, पाकिस्तान माशी तौर पर क्राइसिस में है और यहाँ आपने 70 की काबीना रख ली है सर, इसको ये शाहाना, इसको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो शाहाना अखराजात हो रहे हैं, ये मैं तो इनको ये समझता हूँ कि ये करप्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि कौमी ख़जाने को आप खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसलिए कि पैसा अमानत होता है। मैं सिर्फ ये आपको कंक्लूड में ये बताऊँ कि मुझे जो ख़तरा है वो ये है, अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की तो जिस वक्त अमेरिका ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना है और पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट की तरफ वो ले जाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, रेमिटेंसेस को काफ़ी वो कंट्रोल कर सकता है, जो 111.4 से आ रही, हमारी बरामदात भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को ही हैं, इमदाद और कर्जे भी अमेरिका की हिमायत से मिलते हैं। अगर वो ये फैसला कर लेता है और पाकिस्तान की जो उस वक्त हुकूमत होगी, अगर वो खुदकशी करने का फैसला कर लेती है अमेरिका की आशीर्वाद पर, तो खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। इन ख़तरों से बचाना अवाम को फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए जो इस्लाहात ज़रूरी हैं, अगर वो इलेक्शन के बाद फ़ौरन बाद अगली हुकूमत ने नहीं की तो मैं समझता हूँ उसके जो खौफनाक नताइज होंगे उससे खौफ आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, डॉक्टर दानिश को, अल्लाह हाफिज़।